हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑफ डोमेस्टिक कंपनी फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। जब कोई डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करती है तो उस पर क्या टैक्स लायबिलिटी होगी और किसको पेमेंट करना होगा, कि कंपनी को पेमेंट करना होगा कि शेयर होल्डर को पेमेंट करना होगा, और कितनी क्या टैक्स लायबिलिटी आएगी वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बजट 2024 जो कि जुलाई 2024 में आया है, उसमें ये अमेंडमेंट आया है। ये अमेंडमेंट से पहले क्या होता था कि कंपनी को जो भी बायबैक कर रही है कंपनी, उस पर कंपनी को टैक्स पेमेंट करना होता था। ठीक है, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी, ऐसा था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते पढ़ते हैं क्या है अमेंडमेंट। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी। यहां बात हो रही है डोमेस्टिक कंपनी की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फॉरेन कंपनी की बात नहीं हो रही है, डोमेस्टिक कंपनी। From buyback of shares were introduced by Finance Act 2013. इनिशियली ये प्रोविजन आया था फाइनेंस एक्ट 2013 में, इन लाइन विथ द देन स्कीमा ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आया था प्रायर टू द अमेंडमेंट्स मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020। अ कंपनी हैड टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स on distributed profits by way of dividends in addition to the income tax chargeable in respect of the total income for any assessment year। फिर उसके बाद फाइनेंस एक्ट 2020 में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का प्रोविजन आया था। उसके बाद फाइनेंस एक्ट 2013 में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का प्रोविजन आया था। फिर फाइनेंस एक्ट 2020 में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा दिया गया है। ठीक है, फाइनेंस एक्ट 2020 में यह अमेंडमेंट आया था, जिसमें अमेंडमेंट आके कंपनी को पेमेंट करना था उस पर टैक्स लायबिलिटी का। ठीक है, रेफरेंसेस हैव बीन रिसीव्ड स्टेटिंग दैट पे आउट्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स शुड बी टैक्स्ड in hands of recipients in line with similar regime in place for taxation of dividend। तो जो भी ये जो अमेंडमेंट आया है जुलाई 2024 में बजट में, उसमें क्या अमेंडमेंट आया है कि ये अमेंडमेंट आने से पहले क्या था कि कंपनी को पेमेंट करना था बायबैक ऑफ शेयर्स पे। बोथ डिविडेंड एज वेल एज बायबैक आर मेथड्स फॉर द कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट accumulated reserves and thus ought to be treated similarly। जो कंपनी बायबैक करती है या डिविडेंड देती है, दोनों सेम है। तो गवर्नमेंट ये मान रही है कि दोनों सेम है, कि कंपनी के जो रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है, चाहे वो डिविडेंड के थ्रू करे डिस्ट्रीब्यूट या फिर बायबैक ऑफ शेयर्स कर। In addition, there is extinguishment of rights for the shareholders who are tendering their shares in the buyback by domestic company. To the extent of shares bought back by such company from shareholders, the cost of acquisition of such shares also needs to be accounted for in some manner। तो जो कंपनी डिविडेंड देती है या बायबैक ऑफ शेयर करती है, तो दोनों तरीका है एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शेयर होल्डर में। ठीक है, तो इनकम टैक्स में क्या हो गया, अभी जो शेयर्स है वो बायबैक करेगी कंपनी, तो शेयर होल्डर का जो शेयर्स है
उसका राइट्स एक्सटिंग्विशमेंट हो जाएगा, ठीक है, एक्सटिंग्विश हो जाएगा, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स फॉर द शेयर होल्डर, जिनका शेयर्स बायबैक हो रहा है, ठीक है। It is therefore proposed that the sum paid by a domestic company for purchase of its own share shall be treated as dividend in the hands of shareholder। तो अभी क्या अमेंडमेंट है कि जो भी कंपनी पेमेंट करेगी डिविडेंड का तो वह तो डिविडेंड ही माना जाएगा, लेकिन जो बायबैक करेगी कंपनी उसमें जो पेमेंट करेगी शेयर होल्डर को वो अमाउंट ट्रीट होगा एज ए डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। तो अभी 1 अक्टूबर या उसके बाद जो भी बायबैक होगा, 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद जो भी बायबैक होगा उसमें जो भी अमाउंट शेयर होल्डर को रिसीव होगा वह ट्रीट होगा एज ए डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, और उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी शेयर होल्डर के एंड पे। ओके, कंपनी के एंड पे कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। उसके बाद who received the payment from such shares by buyback of shares and shall be charged to income tax at the applicable rates. No deduction for expenses shall be available against such dividend income while determining the income from other sources. एंड इस डिविडेंड इनकम के सामने कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात 1 अक्टूबर 2024 से 4 या उसके बाद जो बायबैक करेगी डोमेस्टिक कंपनी, तो जितना पेमेंट करेगी शेयर होल्डर को बायबैक पे उतना अमाउंट शेयर होल्डर के हैंड पे डिविडेंड इनकम बोल के टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, एंड उसके सामने कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा। अभी क्वेश्चन आता है कि जो शेयर होल्डर ने कॉस्ट कंपनी को पेमेंट किया था शेयर होल्डर शेयर्स परचेज करने के लिए, तो वो कॉस्ट का क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स which have been bought back would generate a capital loss in hands of shareholder as these assets have been extinguished। तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स होगा वह कैपिटल लॉस हो जाएगा और रिटर्न में आपको दिखाना पड़ेगा, और आगे के सालों में आपको कैरी फॉरवर्ड करना होगा, और आगे जब भी आप शेयर सेल करेंगे तो उसके सामने वह एडजस्ट कर सकते हैं। Therefore, when the shareholder has any other capital gain from sale of shares or otherwise subsequently, he would be entitled to claim his original cost of acquisition of all the shares, that is shares earlier bought back plus shares finally sold. It shall be computed as follow। तो जो भी शेयर्स बॉट बैक किए कंपनी ने उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वह कैपिटल लॉस होगा, और वह अलाउ होगा आपको किसी और सेल ऑफ शेयर्स के सामने उस साल में या अगले सालों में, ठीक है। तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। तो आपका कॉस्ट जो होगा वह अभी उसमें क्या होगा, कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल कंसिडरेशन माना जाएगा नील, ठीक है, सेल कंसिडरेशन आपका माना जाएगा एज नील टू कैलकुलेट कैपिटल गेन लॉस, ठीक है। फिर जो आपका कॉस्ट होगा वह कैपिटल लॉस हो जाएगा। कैपिटल लॉस ऑन बायबैक कंप्यूटेड एज वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो वो आपका अभी कैसे अलाउ होगा, अलाउइंग द कैरी फॉरवर्ड ऑफ दिस एज कैपिटल लॉस विच मे सब्सिक्वेंटली बी सेट ऑफ against consideration received on sale and thereby reduce the capital gain to this extent। तो एक एग्जांपल दिया है, देखिए 100 शेयर्स बॉट इन 2020। एक पर्सन है जिसने शेयर्स परचेज किए डोमेस्टिक कंपनी के 100 शेयर्स 2020 में खरीदे। क्या रेट से खरीदे? 40 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, ठीक है। तो 4000 के उसने परचेज किए, टोटल कॉस्ट उसका हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4000, एक शेयर 40 रुपए का, ठीक है। फिर 2024 में क्या हुआ, 20 शेयर्स बॉट बैक हुए इन 2024,
60 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। तो कंपनी ने कितना पेमेंट किया उस शेयर होल्डर को, 60 इंटू 20, 1200 रुपये पेमेंट किया। तो 1200 रुपये जो शेयर होल्डर को मिला वह होगा इनकम टैक्सेबल एज डीम डिविडेंड ऑफ ₹1200 अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और उसके सामने कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। तो 1200 रुपये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एज टैक्सेबल होगा एज डिविडेंड इनकम। और जो 20 शेयर बाईबैक किए उसका जो कॉस्टिंग है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 इंटू 40 पर शेयर, तो 800 रुपये आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा ऑन सच बाईबैक। तो 800 आपका कैपिटल लॉस। सपोज फिर 50 शेयर सोल्ड होता है इन 2025 नेक्स्ट ईयर में 70 रुपये के हिसाब से, तो 3500 का आपने सेल किया है, तो उस पर कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, 3500 माइनस उसकी कॉस्ट होगी 50 इंटू 40 पर शेयर, तो 2000 उसकी कॉस्ट हो जाएगी, तो 1500 रुपये का गेन होगा। और जो कैपिटल लॉस हुआ है ऑन बाईबैक ऑफ शेयर्स 800 रुपीज, वह आपका एडजस्ट होगा, सेटअप होगा, और तो आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन आएगा ओनली ₹700, 1500 माइनस 800, तो 700 आपका कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स आफ्टर सेटअप 700 रुपीज। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट है। जब कंपनी बाईबैक करेगी शेयर्स तो उस पर टैक्स लायबिलिटी आएगी शेयर होल्डर के एंड पे। ओके, दीज अमेंडमेंट्स विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 October 2024 and will accordingly apply to any buyback of shares that takes place on or after this date। तो 1 अक्टूबर मींस आज ही का डेट, आज या इसके बाद जो भी बायबैक ऑफ शेयर्स होगा उस पे आपको अकॉर्डिंगली ऐसे ट्रीटमेंट करना होगा। जो कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स कर रही है उस पर कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। शेयर होल्डर को क्या करना होगा, जो भी अमाउंट रिसीव होगा बायबैक ऑफ शेयर्स पे उसको डीम डिविडेंड बोल के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेना पड़ेगा, उस पर कोई एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे। एंड जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था ऑफ शेयर्स का उसको कैपिटल लॉस माना जाएगा, और उसको अदर शेयर्स अदर कैपिटल गेन के सामने एडजस्ट किया जाएगा करंट ईयर में या फिर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स में। तो ये अमेंडमेंट है ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर इससे रिलेटेड फिर भी आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।